हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुछ तो सीखो में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशन को। और आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि पूरे मैथ का जो जड़ है वो नंबर सिस्टम है। इसमें क्या है, कितने टाइप के नंबर हैं, 10 से 11 टाइप के नंबर के बारे में बात की जाती है। तो 11 टाइप के नंबर के बारे में जानना ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में हम लोग हमेशा क्या होता है, बार बार फंस जाते हैं। तो जैसे ना नंबर सिस्टम में हम लोग पहले आज देखेंगे कि नंबर सिस्टम एक्चुअली में है क्या, और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में नंबर है क्या। तो नंबर क्या है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना -5 -4 3 2 पाई ई पाई का वैल्यू √2 √3 5 4 3, ये सारे क्या है, नंबर हैं। ठीक है, तो नंबर क्या है, तो सारे नंबर तो नंबर हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर हैं। तो उन नंबर के बारे में जानेंगे हम लोग पहले, और नंबर के बारे में जानने के बाद ना हम लोग डिटेल, ये ज़रा फंडामेंटल हो गया, ये हम लोग बेसिक के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये बेसिक हम लोग देख लेंगे कि बेसिक हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे और बेसिक के बारे में क्या जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितने टाइप के नंबर होते हैं। ठीक, तो पहला नंबर क्या आता है, प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। तो जैसे हम लोग ना 1 2 3 4 5 डेली के लाइफ में जो यूज़ करते हैं, तो गिनती गिनने के लिए जितनी भी संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वो सारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। गिनती गिनने के लिए जो भी नंबर का हम लोग यूज़ करेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे क्या होगा, उदाहरण के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के इन्फानाइट तक, अनंत तक जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याएं बोलेंगे। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पूछ दिया अगर कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है, तो छोटी सबसे प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है। ठीक है, छोटी सबसे प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई, 1 हो गई। ठीक, उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर किसको बोलते हैं। पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर हम लोग किसको कहते हैं। होल, जैसे कि देखिए सुनने में ही लग रहा है पूर्ण यानी कि होल, संपूर्ण संख्या की बात कर रहा है। तो प्राकृतिक संख्या में ना अगर हम लोग 0 ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला दिया जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 जो भी था हमारा इन्फानाइट तक जो नंबर था वो प्राकृतिक संख्या था। उसमें क्या किया हम लोग ना, 0 को ऐड कर दिया, तो 0 जैसे ही ऐड हो जाता है वो क्या कहलाता है, हमारी होल नंबर यानी कि संपूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग जैसे इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, इंटीजर हो गया। तो इंटीजर में क्या है कि सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं को क्या कहते हैं, हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक जैसे कि नंबर लाइन सिस्टम, पहले हम लोग क्या पढ़े, यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या है। इसमें 0 ऐड कर दिए तो हमारा क्या हो गया, ये हम मतलब होल नंबर हो गया। और होल नंबर में क्या है, नेगेटिव संख्या को हम ऐड कर देंगे, जैसे -1 -2 -3 -4, इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारा वो क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, तो होल नंबर आपको समझ में आ गया, प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गई, इंटीजर्स आप लोगों को समझ में आ गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं हम लोग को क्या है। ठीक है, इसके बाद आता है कौन सी, सम संख्या है। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोगों का सम संख्या। सम संख्या मतलब क्या होता है, इवन नंबर। सम संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन नंबर किसको कहते हैं, कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर वैसी संख्याएं जिसका इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक जिसका क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 6 8 हो, सिर्फ 2 4 6 8 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। अब मान लीजिए कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है, बड़ा नंबर कैसे, मान लेते हैं एक नंबर दिया हुआ है 7 8 5 4 3 2 1 0। अब इतने बड़े नंबर को तो मान लीजिए 2 से भाग करके देखना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम लोग किसको याद करके रखेंगे, इसको। ये क्या बोलेगा कि जिसका इकाई अंक, तो इकाई अंक कौन सा है, ये वाला। तो इकाई अंक कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे या फिर इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। इसके बाद जो आता है
वो क्या है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो क्या होती है, 2 होती है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ना विषम संख्या। विषम संख्या आने की उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषम संख्या बोलते हैं। एक तो ये हो गया, जो संख्याएं सम संख्या होगी वो विषम संख्याएं नहीं होगी। जैसे कि विषम संख्या में इकाई अंक क्या होता है, हम लोग देखे थे क्या होता है वहाँ पे 0, 2, 4, 6 और 8। इन सब के अलावा जिसके अलावा इकाई अंक होगा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इकाई अंक अगर ये होगा तो वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारे विषम संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। 6 नंबर में आता है ये संख्याएं ना, कितने टाइप की संख्याएं होती है उसके बारे में जिक्र किया गया। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर में क्या होता है, देखिए वह संख्या जो केवल एक या खुद से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो सिर्फ एक से या फिर खुद से विभाजित हो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। या फिर इनका क्या कह सकते हैं, केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे 1 से लेकर के अगर आप गिनती गिने तो 10 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है, 4। कौन कौन सा, 2, 3, 5, 7। वैसे ये 11 से लेकर के 20 तक में कौन कौन सा हो जाएगा, 11, 13, 17 और 19। वैसे 21 से लेकर के 30 के बीच में क्या हो जाएगा, 23 और 29। वैसे 31 से लेकर के 40 के बीच में क्या हो जाएगा, 31 और 37। 41 से लेकर के 50 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएगी, 41, 43 और 47। वैसे ही कितना हो जाएगा, 51 से लेकर के 60 के बीच में 53, 59। 61 से लेकर के 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 61 और 67। उसके बाद 71 से लेकर के 80 तक के बीच में कितना हो जाएगा, 73 और 79। ठीक है। और 81 से लेकर के 90 के बीच में कितनी संख्या हो जाएगी, 83 और 89। उसके बाद 91 से लेकर के 100 तक के बीच में कितना, 1 होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 97। ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। वह संख्या जो केवल एक से या खुद से विभाजित हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्लियर है। चलिए अब लोग आगे देखते हैं। अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ रहे थे। अभाज्य संख्या में क्या होता है, देखिए अभाज्य संख्या के बाद में क्या बोला गया है कि 2 केवल एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और क्या है, अभाज्य संख्या भी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि 2 सिर्फ एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। दूसरा नंबर पे क्या इंपॉर्टेंट एक बात आता है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्या हो जाएगा, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 3 में क्या होगा कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या हो जाएगा कुछ 4 में कि 0 और 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है। ठीक है, 0 और 1 को क्या होता है, अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पहले ही बता दिया कि एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। यहाँ से क्या हो जाएगा कि 0 और 1 को हम लोग क्या करेंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कुछ भी नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है क्या, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इतने टाइप के नंबर हैं। ठीक है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या मतलब क्या हो गया, को प्राइम नंबर। इसमें क्या होता है कि वैसी संख्याएं का जोड़ा, ठीक है, यानी कि नंबर में बात करेंगे जिसके बीच सिर्फ एक को छोड़कर कोई कॉमन संख्या नहीं आती है। जैसे कि उदाहरण 8 और 9 लेते हैं, तो 8 और 9 से हम कॉमन निकालना चाहेंगे कोई नंबर, तो वो नंबर क्या होगा, सिर्फ हमारा एक ही कॉमन निकलेगा, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों के बीच में कॉमन निकलेगा। ये भी एक नंबर का जोड़ा है। किसका किसका जोड़ा है, 7 और 8 का जोड़ा है। 7 और 8 में अगर कॉमन हम निकालना चाहेंगे तो सिर्फ कितना कॉमन निकलेगा, एक निकलेगा, एक को छोड़ के और कोई भी संख्या कॉमन नहीं निकलेगा। तो वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें क्या होता है, एक को छोड़ के कोई और संख्या कॉमन नहीं आती है, उसको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं।
उसके बाद आता है क्या, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, देखिए वैसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर। ठीक है, वैसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या। जैसे कि 4, 6, 8, 10 और 4, 6, 8, 9 और 10, ये सारे क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। अब इसमें क्या होता है नोट लिखने के लिए कि 4 जो है हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है, 4 जो है हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्लियर है, तो भाज्य संख्या मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो हम लोग को भली बात ही याद होगा। रेशनल नंबर वैसी संख्याएं जिसको p/q या फिर हम लोग x/y के यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। px/y चाहे p/q के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है। अभी हम लोग पढ़े थे ना, तो वो क्या होगा, p और q हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। और इसमें q यानी कि जो हर है, नीचे वाला हर जो है वो 0 नहीं हो सकता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग क्या देखेंगे, 2/3, 7/4, 5 भी होता है एक परिमेय संख्या, तो 5 को 5/1 भी लिखा जा सकता है, ये अंश और हर के रूप में है। 0 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, 0/1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन 1/0 क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, 0/1 हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। -3 भी हमारा परिमेय संख्या है और 0.5 भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/10 यानी कि 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। क्लियर, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। इसके बाद देखेंगे ना हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब क्या, वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, √3, √5, पाई, ये सारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, चलिए फिर आगे देखते हैं दूसरा हम लोग नंबर सिस्टम का टॉपिक को। इसके बाद हम लोग ना देखेंगे नंबर सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। वो टॉपिक का नाम क्या है, स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, क्या टॉपिक का नाम है, स्थानीय मान और जातीय मान, जिसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसको कहते हैं, चलिए जानते हैं। तो देखिए, जातीय मान या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंकित मान भी बोलते हैं। जातीय मान मतलब क्या होता है, किसी भी अंक का जो अपना मान या फिर वैल्यू होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, जो कभी चेंज नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जातीय मान या फिर स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। किसी भी अंक का जो अपना मान होता है, ठीक है, जो कभी चेंज नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जातीय मान कहते हैं। और दूसरा क्या हो गया, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, देखिए स्थानीय मान में क्या होता है, वह मान जो अंक के साथ, जैसे इकाई जगह पे रहेगा तो अलग, दहाई पे रहेगा तो अलग, सैकड़ा पे रहेगा तो अलग, के स्थान पे रहने के कारण क्या होता है, बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लेते हैं कि एक नंबर है 5843, तो 4 का अगर हम पोजीशन लें तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, सॉरी पहले ये देख लेते हैं, 4 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन 4 जिस जगह पे बैठा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 × 10। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे देखेंगे, यही नंबर को क्या किए, हम थोड़ा सा पलट आगे पीछे कर दिए। जैसे अब क्या किए, 4 को एक डिजिट और इधर हम ले आए तो कितना हो गया, 5483। यहाँ पे 4 का जातीय मान तो 4 ही रहेगा, लेकिन 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 × 100, क्योंकि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पे बैठा हुआ है। इसी प्रकार से इस 4 को हम क्या किए, एक डिजिट और इधर शिफ्ट कर दिए, तो 4 यहाँ पे देखिए, 4 तो हमारा ऐसे ही है, 4 का हमारा जातीय मान का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा। लेकिन स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, 4 × 1000 हो जाएगा, क्योंकि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के अंक पे बैठा हुआ है, तो 4 × 1000 मतलब 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो जातीय मान, स्थानीय मान भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो उसको भी हम लोगों ने कवर किया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। जैसे कि मान लेते हैं कोई लंबा नंबर दिया हुआ है। लंबा नंबर देने का मतलब क्या हुआ है कि कोई एक नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं 2 5 4 3 6 5 4। तो ये बोलेगा कि ये किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो पहला बात है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 से विभाजकता है उसकी, यानी कि 2 से वो पूरी तरह से भाग जा रहा है। उसके लिए क्या नियम हो सकता है कि उसका इकाई अंक जो होता है, यानी कि इकाई अंक ये वाला अंक जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, या तो 2 4 6 8 रहेगा। इकाई अंक क्या रहेगा, 0 2 4 6 8 रहेगा। तो वो क्या होगा, 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। जैसे इसका क्या है, इकाई अंक 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से हमारे पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। और ठीक है, अगला इसी प्रकार से कि 3 से अगर कोई संख्या विभाज्य है, ठीक है, कोई संख्या किससे विभाज्य है, 3 से अगर कोई संख्या विभाज्य है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका 3 से वो संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। मतलब कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे अगर मान लें हम 6 9 5 4 2 5 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलेगा ना कि अगर ये संख्या का अंकों का योग मतलब 1 2 3 4 5 6 अंक जो दिया हुआ है सबको जोड़ा जाए, ठीक है, सबको क्या किया जाए, जोड़ा जाए। सबको जोड़ने के बाद अगर इनका अंक, तो इसका कितना होगा, 9 6 15 5 20 4 24 2 26 26 और 5 31। तो 31 क्या हो जाएगा, हमारा डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहीं पे 33 होता, तो जैसे यहाँ पे 6 हम लोग अगर इसको और बढ़ा देते, प्लस में यहाँ पे हम क्या करते, 2 और जोड़ देते, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाता है, 33। तो 33 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये संख्या हमारा 3 से डिविजिबल होगा। मतलब अंकों का योग, जो भी नंबर दिया हुआ है, सपोज़ करें कि 9969 एक नंबर है, ये अगर बोलेगा कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 9 18 9 3 27 3 30 3 33, कितना हो गया इसका सम, 33 हो गया। तो 33 क्या है, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, 3 से हमारा डिविजिबल है। 3 से विभाजकता का नियम यही कहता है। 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य होने के लिए क्या है, अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो अथवा अंतिम 2 अंक क्या हो, 00 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे कि एक नंबर दिया हुआ है 4 6 8 00, ठीक है, 00 दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, लास्ट का 2 डिजिट 0 है, तो लास्ट का 2 डिजिट 0 है, इसका मतलब ये क्या है, ये संख्या 4 से डिविजिबल है। अगर यही संख्या को हम बढ़ा कर लिख देते कि 46804, तो ये संख्या क्या होता है, देखिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 से हमारा डिविजिबल हो जाएगी। ऐसी एग्जांपल अगर हम देते कि 5 6 8 36, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 से अगर ये हमारा अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, डिविजिबल है, तो ये पूरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 4 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से जो विभाजकता नियम है वो यही कहती है। 5 से तो आसान है। 5 में क्या है कि अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल हो, इसके लिए हम लोग क्या होगा, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या फिर 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या फिर 5 हो, वो क्या होगा, हमारी संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे कि 5 4 3 2 1 0, लास्ट का अंक 0 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे अगर 5 रहता, ठीक है, तो भी ये क्या होता हमारा 5 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं 6 से विभाजकता का नियम। 6 से विभाज्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो, 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो, तो वो क्या होगा, वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। 2 से विभाजकता का नियम हम लोग क्या पढ़े थे कि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, या फिर जो भी संख्या रहेगा उसका बीच सारे अंकों का जोड़ देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 2 और 3 हम लोग दोनों पढ़ लिए। तो अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 6 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, ठीक है। 9 से विभाजकता का नियम में क्या कहता है, कोई संख्या अगर 9 से विभाज्य होगी, वो क्या बोला कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो, तो वह संख्या 9 से पूरी तरह से विभाज्य होगी,
ठीक है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से, जैसे कि हम क्या लिख ले 3 6 9 3 6 9। अब ये बोलेगा 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो 9 से विभाज्य देखिए ये 9 से ये विभाज्य है 6 3 9 6 3 9। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य है, क्योंकि इनको जब हम जोड़ेंगे ना तो 6 3 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36 आया। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, ये 4 बार में। इसका मतलब ये जो संख्या हमने लिखा ये क्या है, हमारा 9 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो 9 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी, 9 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। क्लियर है। तो 9 से विभाजकता का नियम भी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्या है 10 से विभाजकता का नियम। तो 10 से विभाज्य होने के लिए क्या, तो ये तो बहुत सारा इजी है। तो 10 से विभाज्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतिम अंक हमारा क्या होगा, 0 होगा। 10 से विभाज्य करने के लिए क्या होगा, अंतिम अंक हमारा 0 होगा, तो वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। ठीक है। अगला देखिए, अगला में क्या है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है। अब देखिए सम संख्या, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। तो सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 और 4। विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 और 3। अब इन दोनों को जोड़ना है तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16 17 हो जाएगा। और माइनस करेंगे इसका तो विषम संख्या में कितना हो जाएगा, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। तो 1 और 5 6 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 11। इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल है। 21 इसको देखते हैं कि ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है। तो विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2 और ये -2 2 2 मिलके 0। इसका मतलब ये भी संख्या क्या है, 11 से डिविजिबल है। इसके बाद देखिए सम संख्या के स्थान 1 2 3 4 5, यानी कि अब क्या करना होगा, इसको जोड़ना होगा। तो 1 6 7 और 1 8 हो गया हमारा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 और 4 ये दोनों 8 हो जाएगा। तो 8 - 8 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब सम संख्या के स्थानों का योग और विषम संख्या के स्थानों का योग दोनों को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। अगर वह 0 आ जाता है या फिर 11 का गुना जैसे 22 33 44 आ जाता है तो वो संख्या क्या होगी, हमारा 11 से भाज्य होगी। क्लियर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं जो यहाँ पे यूज होता है। जैसे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है। ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 से लेकर के मान लेते हैं 100 तक दिया हुआ है। अब सबको अगर जोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो जोड़ना तो संभव नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज करते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, n इंटू n प्लस में 1। और प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, n स्क्वायर लिखते हैं। यानी कि अगर 1 से लेकर के 100 तक दिया हुआ है तो n हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर कर देंगे तो सम संख्या के लिए या विषम संख्या के लिए, तो सम संख्या के लिए n इंटू n प्लस 1, विषम संख्या के लिए n स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद दे रखा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्या जैसे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ऐसे डैश 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 करके अगर मान लेते हैं कि 50 का स्क्वायर तक दिया हुआ है। इसका ना पूरा सम निकालना है तो ऐसे जोड़ के निकालना तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो यहाँ n 1 से लेकर के 50 तक दिया हुआ है, इसका मतलब n कितना हो जाएगा हमारे पास, 50। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और इसके बाद ना हम लोग क्वेश्चन का सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिल्कुल भी,
और ये बिल्कुल भी इसके बाद ना नोट्स अगर इसका आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम का चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हैंड रिटेन नोट्स है इसको मैं ना डाल दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में।